Question number 7. Mr. A is the owner of a house in a Mumbai completely let out for residential purpose consisting of 2 flats of different sizes. Mr. A एक हाउस के ओनर हैं और उन्होंने उस घर को लेट आउट यानी कि किराए पे दिया हुआ है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए. Consisting of 2 flats of different sizes. अभी इस पे आ रहा हूँ दोबारा से. They are let out at rupees 5,000 per month and rupees 7,000 per month respectively. भाई देखो, वो घर एक ही है इनका जिसको इन्होंने किराए पे दे रखा है. उसी घर में 2 फ्लैट हैं डिफरेंट साइजेस के. ठीक, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. मतलब मैं क्योंकि एक को वो 5,000 पर मंथ पे किराए पे दिए हैं और एक को 7,000 पर मंथ. इसको अलग अलग घर हमें नहीं मान के चलना है कि भाई इससे यहाँ से 5,000 पर मंथ आ रहा है, यहाँ से 7,000 पर मंथ. ये पूरा एक कंप्लीट घर है. ठीक, बस इसमें 2 अलग अलग साइज के फ्लैट हैं. तो इस वाले किराएदार से ये ले रहे हैं 5,000, इस वाले से ले रहे हैं 7,000. तो ध्यान देना एक चीज, दोनों का एनुअल वैल्यू तक अलग कैलकुलेशन होगा. दोनों का एनुअल वैल्यू तक अलग अलग कैलकुलेशन होगा क्योंकि इनका रेंट अलग है. उसके बाद एनुअल वैल्यू दोनों का ऐड कर देना और वहां के बाद जो भी 3 चीजें लेस करते हैं ना एनुअल वैल्यू में से, वो कंबाइन लेस कर देना. आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा. Municipal value of the house is rupees 96,000. The rate of municipal tax is 15% per annum. अब ध्यान देना, अब भाई जब हम यहाँ पे 2 अलग अलग बार एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 96,000, तो कैसे दोनों में क्या 96,000 लिखोगे? नहीं भाई, जब भी कोई एक घर रहता है और उसमें 2 अलग अलग फ्लैट या मतलब 2 अलग अलग साइज में डिवाइड हो जाता है और उससे अलग अलग रेंट आता है, तो हम रेंट के ही रेशियो में म्युनिसिपल वैल्यू को और म्युनिसिपल टैक्स को डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ देखो 5,000 और 7,000, इसको जब आप करोगे तो ये 3030 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 5:7 बन जाएगा. यानी कि जब म्युनिसिपल वैल्यू आप ये 5 वाले का निकालोगे, इधर वाले का 5,000 वाले का, तो कैसे आएगा 5/12 इंटू 96,000. ठीक है, बाकी मैं इसको अच्छे से अभी कैलकुलेट करना सॉल्यूशन में दिखाऊंगा. ऐसे ही म्युनिसिपल टैक्स भी आ जाएगा. दोनों का जो भी म्युनिसिपल वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आप उसका 15% निकाल देना. आगे लिखा हुआ है द हाउस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2019. तो भाई कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, ये कब काम आता है? इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते वक्त आगे देखेंगे इसको. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख taken on 1 April 2016 at the rate 10% per annum to construct the house is rupees 10,000 for the year. Interest for the preceding 3 years was also paid but not claimed as deduction. ध्यान देना इस चीज को, 1 लाख रुपए का लोन था और 10% पर एनम भी बता दिया. तो हमने सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो सीधे सीधे इसका परसेंटेज निकालते हैं और लिख देते हैं, और यहाँ वो भी ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमको कि 10,000. तो आप एनुअल वैल्यू में से जब लेस करना तो लिखना इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर 10,000. अब दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब 2-3 चीजें सेटिस्फाई हो तब. पहली कि लोन कब लिया गया है वो डेट दी गई है क्या? हाँ दी गई है. लोन का रेट क्या है वो दी गई है क्या? हाँ दिया गया है. कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है घर का ये दिया हुआ है क्या? हाँ वो भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड भी कैलकुलेट होगा. कैसे कैलकुलेट होगा? जिस दिन लोन लिया गया है उस डेट से लेकर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च तक. ठीक है, तो आप इसके लिए फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्रीवियस ईयर. ठीक. सेकेंड फ्लैट वॉज वेकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर. भाई ये जो दूसरा वाला फ्लैट है जिसका 7,000 पर मंथ है किराया, वो 3 महीने के लिए खाली रहा. तो ध्यान देना इस चीज को. कलेक्शन चार्जेस क्लेम्ड बाय हिम वाज 700, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 500. कलेक्शन चार्जेस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई मतलब नहीं है. कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. अब हमने सीख लिया है एनुअल वैल्यू तक हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि रेंट अलग अलग है. एनुअल वैल्यू के बाद हम कंबाइनली लेस करेंगे वो तीनों चीजें, क्योंकि वो बस ध्यान रखना कि दोनों के एनुअल वैल्यू को आप ऐड करके लिख देना एनुअल वैल्यू कंप्लीट हाउस का आ जाएगा. ठीक, अब उसमें से कंप्लीट जो भी इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये सब लेस कर देना, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा. सॉल्यूशन देखते हैं 7 का.
तो क्वेश्चन को करने से पहले हम, क्योंकि यहाँ पे एक ही घर है बट उसमें दो फ्लैट में डिवाइडेड है, एक से रेंट आ रहा है 5,000 पर मंथ और एक से 7,000 पर मंथ, तो इसीलिए जो म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू जो होगा घर का वो 5:7 में बट जाएगा। तो वो कैसे आया 5:7? देखो आप देखिए, रेशियो निकालने के लिए ये फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट फ्लैट और सेकंड फ्लैट, ये 5,000 रुपीज़ और ये 7,000 रुपीज़ रेंट आ रहा है। तो भाई रेशियो निकालने के लिए हम सिंपली उस चीज़ को डिवाइड करते हैं, जो पहले लिखा है उसको ऊपर और जो यहाँ पे है नीचे लिख दिया हमने। अब आप देख रहे हो ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5:7। ठीक, अब इसका क्या काम? तो देखिए इसका ये काम है कि अब आएगा हमारा फर्स्ट फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू। कैसे आएगा भाई? देखो ये फर्स्ट फ्लैट का रेशियो कितना है? 5। नीचे हम क्या लिखते हैं? मतलब कि कंप्लीट रेशियो, तो 5 + 7 12। ठीक, तो म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल में था कितना? म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल में था 96,000। ये हो गया 12 8 से 96,000, 8 5 से 40,000। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू। ऐसे ही सेकंड फ्लैट का आप कैलकुलेट कर लो। तो भाई इनका रेशियो है 7, टोटल रेशियो है 12, मल्टीप्लाई कर दो 96,000 से। भाई 96,000 का 7/12, तो ये हो गया 8 7 56,000। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लेना, लिखना क्या कहते हैं, जैसे 96,000 × 7 डिवाइड कर देना 12 से, आपका यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये आ गया। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स भी हम निकाल लेते हैं अभी। तो भाई म्युनिसिपल टैक्स कंप्लीट हाउस का कितना आएगा? भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक, तो 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है कितना? 96,000। 96,000 का आप 15% कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 14,400। फिर यहीं पे आप निकाल लो फर्स्ट फ्लैट का म्युनिसिपल टैक्स, या फिर चलो वो हम सीधे सीधे जब सॉल्यूशन में ही निकाल लेंगे। ठीक, तो अभी बस आप ये समझ गए, रेशियो आ गया। रेशियो की मदद से हमने पहले फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरे फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब बस ये ध्यान देना एक चीज कि म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस ये आ चुका है 14,400। ठीक, तो अब जब हम वहां पे भाई म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे ना, तो हमको वहां परसेंटेज लिख, अच्छा चलो मैं यही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट फ्लैट का म्युनिसिपल टैक्स, भाई देखो कंप्लीट हाउस का है 14,400। ठीक, तो इसको फर्स्ट फ्लैट का रेशियो कितना है? 5/12। 5/12 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, और सेकंड फ्लैट का भी ऐसे ही आएगा 14,400 पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स है, उसका 7/12 निकाल दो, ये इसका रेशियो है, ये हो जाएगा 8,400। ठीक है, फर्स्ट फ्लैट का म्युनिसिपल टैक्स और सेकंड फ्लैट का म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया। अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 का। आप लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। इसको आप भी 3 कॉलम में डिवाइड करना है। ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? देखो हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया एनुअल वैल्यू तक अलग अलग कैलकुलेशन और एनुअल वैल्यू के बाद कंबाइंड साथ में कैलकुलेशन होगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले कॉलम में हम फर्स्ट फ्लैट का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस वाले में हम सेकंड फ्लैट का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दोनों का जब एनुअल वैल्यू आ जाएगा ऐड करके हम बाहर लिख देंगे, फिर उसके बाद तो कंबाइन लेस करना ही है साथ में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब इसको। और पीछे जो स्किप करके आया है वीडियो वो पीछे भी जाके देख लो, ये सब जो हमने सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है। ठीक,
चलो, अब इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट की बात नहीं हुई है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक, तो कैसे होता है ये देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू फॉर्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप जाके देख लो, वहाँ से सीख लो। म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का सबसे पहले तो आप वैल्यू पुट कर लो। म्युनिसिपल वैल्यू है, अब ध्यान देना पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू था 96,000, लेकिन यहाँ हम एक ही घर में दो अलग अलग फ्लैट हैं, तो फ्लैट 1 का जब हमने रेशियो के थ्रू निकाला तो कितना आया फ्लैट 1 का म्युनिसिपल वैल्यू 40,000। ये हमने कैलकुलेट किया है, 96,000 इंटू 5/12 किया तो फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू आ गया, फर्स्ट फ्लैट का। तो यहाँ पे लिख दो 40,000। एक्चुअल रेंट कितना है, तो ध्यान देना फर्स्ट फ्लैट का रेंट है 5,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो गया 60,000। नेक्स्ट, फेयर रेंट नहीं दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से जो, और आप एग्जाम में ये सब पूरा पूरा लिखना, इन तीनों में से जो भी ग्रेटर हो वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप खुद देखो कौन सा ग्रेटर है, 60,000, यहाँ लिख दो। अभी हम वापस से इस पे आएंगे, ठीक है, पहले हम एक कैलकुलेट कर लें। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं 3 चीज़ें। पहला, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, यहाँ सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस बोला है तो हम मानेंगे ओनर ने ही पे किया होगा। फिर वैकेंसी अगर हाउस में रही है तो उतने महीने का रेंट, और फिर अनरियलाइज रेंट। तो देखो भाई, अब म्युनिसिपल टैक्स सिंपली कैसे कैलकुलेट होता है भाई, क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। कितना बोला है, 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अब ध्यान देना, जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में तो बोल दिया कि 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, लेकिन अब आपने वहाँ ये गलती कर दी कि भाई पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया 96,000, तो आपने 96,000 का 15% निकाल दिया और ये आ गया आपका 14,400। और अगर आपने यही लेस कर दिया यहाँ पे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको भी देखना चाहिए कि भाई जब इस म्युनिसिपल वैल्यू का 15% है तो ये पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है ना, और यहाँ पे हम 2 अलग अलग फ्लैट में डिवाइडेड है यही सेम घर। और आप खुद देखो, जब हमने डिवाइड किया तो पहले फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू केवल आया 40,000 रुपीज़। ठीक, तो 2 तरीके से आप म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो भाई। एक तो सिंपल कि आपने पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू पे म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट कर दिया, या तो भाई जैसे कि आपने म्युनिसिपल वैल्यू लिया, उसका सीधे सीधे परसेंटेज निकाला, ये आ गया। हाँ, तो हमने उसका क्या किया था, जो भी जैसे ये म्युनिसिपल टैक्स आया था उसका हमने ये, जैसे कि हाउस 1 का 5/12 है, हाउस 2 का 7/12 है, ठीक है, तो हमने वैसे वैसे करके निकाल लिया 6,000 और 8,400। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप ये करो कि यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 40,000 है, मतलब फर्स्ट फ्लैट का, और म्युनिसिपल टैक्स कितना बताया गया है, म्युनिसिपल वैल्यू का 15%। आप तो भी देख लो, जैसे यहाँ फर्स्ट फ्लैट का हम ले रहे हैं 40,000 का 15%, 6,000। तो आप चाहे जिस तरीके से करो आंसर सेम आएगा। या तो आप सीधे सीधे जो फर्स्ट फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उसका 15% निकाल लो, या फिर जो पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स आया है उसका आप रेशियो वाइज कैलकुलेट कर लो, तो भी सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया 6,000। आपको लिखना है तो लिख दो यहाँ पे कि भाई 14,400 रुपये कंप्लीट घर का म्युनिसिपल टैक्स था और उसका हमने 5/12 करके निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट, वैकेंसी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो 60,000 में 6,000 आप लेस कर दो तो ये आ गया 54,000। ठीक, एनुअल वैल्यू। अभी ये फर्स्ट हाउस का केवल एनुअल वैल्यू आया है, अब फर्स्ट फ्लैट का। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लैट पे। सेकंड फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, देखो हमने कैलकुलेट किया है रेशियो की मदद से, 96,000 का 7/12, 56,000।
यहाँ लिख दो 56,000। एक्चुअल रेंट कितना है, बोला गया था 7,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो जाएगा 84,000। फेयर रेंट नहीं दे रखा है, आप खुद देखो इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ हो गया 84,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ध्यान देना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो जैसे इसमें बताया हूँ फर्स्ट वाले में वैसे ही इसमें होगा, ठीक है। तो हमने म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 8,400, यहाँ पे लिख दो। फिर बोला गया है कि द सेकेंड फ्लैट वॉज वेकेंट फॉर 3 मंथ्स, ध्यान देना 3 महीने के लिए। तो फिर भाई सेकेंड फ्लैट का 1 महीने का रेंट कितना था 7,000, 3 महीने तक इस फ्लैट में कोई भी नहीं रहा ना, तो 3 महीने का रेंट जो हम यहाँ पे ऐड कर दिए उसको माइनस कर दो। देख लो 7,000 इंटू 3 21,000, ठीक। अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो देखो इसको कैसे लेस करोगे, 84,000 माइनस 8,400 माइनस 21,000, ये हो गया 54,600। समझ में आ गया इतनी चीजें, फर्स्ट फ्लैट का सेकंड फ्लैट का दोनों का एनुअल वैल्यू आ गया। अब यहां पे लिखो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, इन दोनों को ऐड कर दो, 54,000 प्लस 54,600, ये हो गया 1,08,600। ये कंप्लीट हाउस का एनुअल वैल्यू आ गया 1,08,600। समझ में आ गया। अब यहां तक हमने दोनों का अलग अलग सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दोनों का रेंट अलग था, दोनों का म्युनिसिपल टैक्स अलग था, कंडीशंस अलग थी, इसलिए एनुअल वैल्यू के बाद सब कुछ सेम रहता है। क्यों? क्योंकि भाई पूरे घर का लोन रहता है, पूरे घर का इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड रहता है, ठीक है। चलो लेस करते हैं अब हम यहां से। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। देखो यार ये सब मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, आप फर्स्ट वीडियो जाओ उसमें फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट अपने नोटबुक में बना लो तो आपको भी ये सब याद हो जाएगा। तो इस एनुअल वैल्यू का 30% यानी कि 30% ऑफ 1,08,600 32,580। फिर हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। अब देखो यहां इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर से क्या मतलब है, लोन का अमाउंट दिया है, परसेंटेज दे रखा है, घर से रिलेटेड है, तो सीधे उतना, जैसे 1 लाख का 10% निकालो और यहाँ लिख दो, ठीक। हालांकि 1 लाख का 10% हमको यहाँ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1 लाख एट द रेट 10% इज ₹10,000, तो यहाँ लिख दो 10,000। मामला यहां पे फंसता है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे। 3 चीजें चेक करना दे रखी है कि नहीं, लोन किस दिन लिया गया है, घर किस दिन कंप्लीट हुआ है, और लोन का रेट अमाउंट, ये सब दे रखा है, तभी इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। तो चलिए पहले अभी हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां आप हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है, आप जाके देख सकते हो। देखो स्टार्ट वहां से करो जिस दिन लोन लिया गया है, तो लोन लिया गया है 1 अप्रैल 2016 को, ठीक। और घर का कंस्ट्रक्शन का भी डेट, कंप्लीशन डेट दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको उसको माइंड में रखे रहना कि घर कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है 1 अप्रैल 2019 को, ये याद रखना, अभी काम आएगा इसका, ठीक। चलो तो देखो लोन इस दिन लिया गया है तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016। अब
ये ईयर कब एंड होगा? भाई हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है अगले साल 31 मार्च को। तो ये 2016 है, तो यानी कि 31 मार्च 2017 को। ठीक, अब फिर नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? ये 31 मार्च को ख़त्म हो गया एक ईयर, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इसी ईयर में एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा कॉमर्स वालों के लिए। ठीक, तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर अब ये वाला ईयर कब एंड होगा? अगले साल 31 मार्च को। तो ये 17 में था तो ये 18 में हो जाएगा। ठीक, अब ये 18 में 31 मार्च है ना, यहाँ एंड हो गया। अब इसी साल 1 अप्रैल को नया साल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर ये ख़त्म होगा अगले साल 31 मार्च को। ये 18 था तो यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक, अब नया साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2019 को, और ये ईयर एंड कब होता? 31 मार्च 2020 को। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हमारा जो क्वेश्चन में घर दे रखा है उसका कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2019 को कंप्लीट हो गया था। अब ध्यान देना, जिस दिन घर कंप्लीट हो जाता है उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च तक ही कैलकुलेशन होता है। जिस दिन घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस ईयर को कट कर दो, उससे जस्ट उस डेट को कट कर दो, उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आ रहा होगा उसी वहीं तक कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ 1 अप्रैल 2019 था, यहाँ तक कैलकुलेशन होगा। ठीक, अब कैसे कैलकुलेशन होगा वो देखो। लोन कितने का था? 1 लाख रुपीस का। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1 लाख रुपीस। कितने परसेंट पे? तो 10% पे। उसके बाद हम ईयर काउंट करते हैं। हालांकि आप देख रहे हो यहाँ पे कंप्लीट 1 ईयर। जब कंप्लीट 1 ईयर होता है तो आपको यहाँ ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि देखो भाई टोटल 12 महीने होते हैं और यहाँ कंप्लीट 1 ईयर है, यानी कि कंप्लीट 12 महीने, तो वो कट के 1 ही आएगा, इसीलिए लिखने का कोई मतलब है नहीं। ये कितना हो गया? 10,000 रुपीज़। फिर 1 लाख रुपीज़ का लोन 10% पे। फिर से देखो यहाँ पे क्या एक ईयर कंप्लीट है? तो हाँ है, तो यानी कि ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10,000। फिर ये क्या कंप्लीट एक ईयर है? तो हाँ है, तो 1 लाख का 10% और कंप्लीट 1 ईयर है तो ये हो गया 10,000। ठीक है, ऐड कर दो इन सबको, 30,000 आया टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमने सीखा है कि जो इंटरेस्ट रहता है वो 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक हर साल इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में वो डिडक्टेबल होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट अपॉन 5, यानी कि 30,000 अपॉन 5। हर साल 6,000 रुपए का अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा 5 साल तक। ठीक है, यहां लिखो 6,000। तो अब हम एनुअल वैल्यू को लेस करें, एनुअल वैल्यू में से ये सब लेस कर देंगे। 1,08,600 माइनस 32,580 माइनस 10,000 माइनस 6,000, ये हो गया 60,020 रुपीज इन टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 60020। ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ गया।